दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे। आज हम बौद्ध धर्म से भाग 2 लेके आए हैं, जो 41 से 80 के करीब 100 क्वेश्चन के करीब हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य एवं ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध एवं साहित्य ग्रंथ, तो 41वां क्वेश्चन है हमारा। कौन सा 41वां क्वेश्चन? त्रिपिटक यानी त्रिपिटक या त्रिपिटक किस भाषा में रचे गए हैं? तो ये हमारी पाली भाषा में रचे गए हैं। कौन से हमारे? त्रिपिटक। बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन का संकलन किस पिटक में मिलता है? तो वो हमारा मिलता है किसमें? विनय पिटक के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? हमारा विनय पिटक के अंतर्गत आता है। विनय पिटक में भिक्षु संघ के नियम संकलित हैं। बुद्ध के उपदेश और धम्म सिद्धांतों का संग्रह किस पिटक में है? तो वो हमारा हो जाएगा सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध के मुख्य उपदेश एवं संवाद की बात की गई है। बौद्ध धर्म के उच्च दार्शनिक विचारों का विश्लेषण किस पिटक में मिलता है? तो हमारा अभिधम्म पिटक में मिलता है। किसे मिलता है? अभिधम्म पिटक में मिलता है। जातक कथाएं। जातक कथाएं मुख्य रूप से क्या दर्शाती हैं? तो जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों को दर्शाती हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों को 500 से अधिक कहानियों की बात की गई। कितनी कहानियों की बात की गई जातक कथाओं में? 500। पाली साहित्य में मिलिंद पन्हो किन दो व्यक्तियों के बीच संवाद का संग्रह करता था? तो वो करता था मेनेंडर। मेनेंडर यानी मिलिंद के बाद और नागसेन के बीच क्या करता था? हमारा मिलिंद पन्हो है, दो व्यक्तियों के बीच संवाद की बात की गई है। विसुद्धिमग्ग। विसुद्धिमग्ग यानी पाथ ऑफ क्वालिफिकेशन। पाथ ऑफ क्वालिफिकेशन की रचना किसने की थी? तो वो की थी बुद्ध घोष ने। 5वीं शताब्दी में आचार्य बुद्ध घोष ने श्रीलंका में इसकी रचना की थी। बुद्ध चरित और सौंदरानंद महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो वो हमारे कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने संस्कृत में इनकी रचना की थी। लंका अवतार सूत्र कौन सा हमारा? लंका अवतार सूत्र। एक कौन सा जगह? लंका अवतार सूत्र मुख्य रूप से किस बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है? तो वो हमारा किसका है? योगाचार का है। तो लंका अवतार सूत्र किसे संबंधित है? योगाचार यानी विज्ञानवाद से संबंधित है। यह ग्रंथ चित्तमात्र विज्ञानवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा हमारा? लंका अवतार सूत्र। 50वां क्वेश्चन, श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रसिद्ध बौद्ध महाकाव्य कौन से हैं जो श्रीलंका पर डालते हैं? तो वह हैं दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के प्रसिद्ध पाली महाकाव्य हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा अगुंतक निकाय में। तो सुत्त पिटक के अगुंतक निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। संस्कृत में लिखा गया प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन सा? ललित विस्तर किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से। ललित विस्तर महायान शाखा का ग्रंथ जिसमें बुद्ध की जीवनी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? बुद्ध की जीवनी की बात की गई है। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा मध्यमकारिका। क्या आता है हमारा? मध्यमकारिका। मध्यमकारिका ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये हमारी नागार्जुन की रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मध्यमकारिका किसकी रचना है? तुम्हारी ये नागार्जुन की रचना है। जो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य नागार्जुन है, इनकी रचना की थी। अभिधम्म कोश की रचना किस बौद्ध विद्वान ने की थी? तो वो वसुबंध ने की थी। किसने की थी? वसुबंध ने की थी अभिधम्म कोश की रचना। धम्मपद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धम्मपद। धम्मपद किस पिटक का भाग है जिसे बौद्धों की गीता कहा जाता है? तो बौद्धों की गीता किसको कहा जाता है? धम्मपद को कहा जाता है। तो ये किस पिटक का भाग है? तो ये हमारा सुत्त पिटक का भाग है। किसका? सुत्त पिटक का, यानी खुद्दक निकाय का। तो धम्मपद सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। किसका है? हिस्सा है। सुत्त पिटक का कौन सा भाग बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह करता है? तो वो करता है दीघ निकाय। कौन करता है? दीघ निकाय करता है। कथावस्तु नामक ग्रंथ की रचना किस तृतीय बौद्ध संहिता के अंतर्गत की गई थी? तो मोगलीपुत्र तिस के समय हुई थी। तो अशोक के समय पर तिस ने कथावस्तु की रचना की थी। भिक्षुणी संघ के नियमों और भिक्षुओं के गीतों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो तेरी गाथा ग्रंथ में मिलता है। तेरी गाथा का मतलब होता है, तेरी गाथा में वरिष्ठ भिक्षुओं के आत्म अनुभव और गीत संकलित हैं। प्रसिद्ध बौद्ध न्याय शास्त्री जिन्हें भारतीय न्याय का पिता कहा जाता है वो कौन थे? तो वो थे दिगनाग। कौन थे? दिगनाग। दिगनाग को प्रमाण साथ बौद्ध न्याय का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध बौद्ध न्याय शास्त्री कौन थे? दिगनाग थे। भारतीय न्याय का पिता दिगनाग को कहा जाता है। हेतुबिंद और प्रमाण वाटिका के रचयिता कौन हैं? तो वह हमारे धर्म कीर्ति। कौन है? धर्म कीर्ति है हेतुबंध और प्रमाण वाटिका के रचयिता। अब पढ़ते हैं बौद्ध संगीतियाँ एवं संगठन।
तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासन में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु के समय कहाँ? राजगृह में हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व राजगृह के अजातशत्रु के काल में हुई थी। फिर प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। तो प्रथम संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीत में किन दो पिटकों का संकलन हुआ था? तो आनंद और सुत पिटक एवं उपालि द्वारा बिना पिटक का क्या किया था? संगीत कौन सी फर्स्ट हमारी क्या थी? बौद्ध संगीति थी। कौन थी? फर्स्ट। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किसके कहाँ और किस शासक के समय हुआ था? तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति और कालाशोक का शासन था। कब? 383 ईसा पूर्व हुई थी। शिशु नागवंश के कालाशोक के समय हुई थी। हमारी कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्वकामी ने की थी, यानी सर्वकामी या सर्वकामी। द्वितीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबकामी थे। द्वितीय संगीति में बौद्ध संघ किन दो संप्रदायों में बट गया था? तो बट गया था हीनयान और नहीं गलत, हीनयान नहीं, और क्या होगा? स्थापित थेरावादी और महासंघिक बट गया था द्वितीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा? स्थापित थेरावादी महासंघिक दो संप्रदाय बट गए। तो दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी तो बौद्ध संघ दो संप्रदाय में बटा था। कौन सा? स्थापित और महासंघिक। नियो के बाद में स्थापित और महासंघिक बने थे। फिर होती तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है और वो होता है पाटलिपुत्र, और किसके शासक था? अशोक था। 250 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र मौर्य सम्राट अशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोंगलीपुत्र तिस्य थे, जो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इसके बाद चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ और किसके शासन में हुआ था? तो कुंडलवल कश्मीर और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवल कश्मीर, कनिष्क राजा था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में एक शासक कनिष्क के काल में की गई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति थी इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म से स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ये चौथी में हो गया था। चौथी में हीनयान और महायान में, तो दूसरी में हमारा विभाजित होता अलग बात है। ये है चौथी में हीनयान महायान। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु क्या थी? तो वो थी 15 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, अगर बौद्ध में तुम प्रवेश लोगे तो 15 वर्ष होना आवश्यकता था। संघ में शरण बनने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित थी। बौद्ध संघ में पूर्ण भिक्षु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में पूर्ण भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा, अगर पूर्ण भिक्षु ना बनते थे जिसमें आरंभिक दीक्षा होती थी, जैसे बौद्ध संघ में नए प्रवेश छात्र हुए श्रवण की आरंभिक दीक्षा को क्या कहा जाता था? उसको पवजा कहा जाता। प्रवजा। उपसंपदा इसका मतलब पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो चुकी है और नए छात्र आए हैं तो पवजा या प्रवज्या कहा जाता था, जो आरंभिक प्रवेश का पवजा कहा जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का उत्सव क्या कहलाता था? जो अपराध होते थे उसको पवारला क्या कहते थे? प्रावड़ा कह देते थे। प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या को बौद्ध भिक्षुओं की पाप कर्म स्वीकारोक्ति सभा क्या कहलाती थी? तो उपोषद कहलाती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या को बौद्ध भिक्षुओं की पाप कर्म स्वीकारोक्ति सभा क्या कहलाती थी? उपोषद। पक्ति मुख प्रतिष्ठ के नाम का पाठ उपोषद में होता था। बौद्ध संघ की निर्णय प्रक्रिया में गुप्त मतदान पत्रक को क्या कहा जाता था? उसको सलाका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सलाका। मतदान के लिए लकड़ी रंगीन पत्तों की सलाका का प्रयोग होती थी। मतदान होता था इसके लिए। बौद्ध संघ में मत विभाजन होने पर सलाका ग्रह यानी चुनाव अधिकारी कौन होता था? तो सलाका मतलब चुनाव, तो होता था सलाका ग्राहक होता था। पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन 1871 में हुआ था। कहाँ? म्यांमार बर्मा में। किस स्थान पर हुआ था म्यांमार के बर्मा में? तो वो मांडले में हुआ था। राजा कौन थे? राजा मिंडन थे। कौन थे? राजा मिंडन थे। राजा मिंडन थे। छठी बौद्ध संगीति का आयोजन 1954 में होता है। इसका आयोजन कावा एआई यांगून बर्मा में होता है। 1954 यांगून बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन छठी संगीति हुई थी। इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित कला एवं स्थापत्य एवं बौद्ध केंद्र की बात करते हैं। तो कौन से बौद्ध केंद्र थे? तो नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी, जो द्वितीय बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म से संबंधित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल
शासक ने की थी तो वो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला की कब? 8वीं और 9वीं शताब्दी में। वल्लभी जो है वो बौद्ध केंद्र किस राज्य में स्थित है? वल्लभी गुजरात में है। और किस वंश के राजाओं द्वारा सुरक्षित है? तो वो मैत्रक वंश के राजाओं के द्वारा सुरक्षित है। कौन सा? वल्लभी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ जिसे कहा जाता है, ये उदंतपुरी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। तो गोपाल पाल वंश से संबंधित गोपाल वंश के संस्थापक गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? उदंतपुर विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। गांधार कला शैली पर किस विदेशी कला का गहरा प्रभाव पड़ा था? तो यूनानी, ग्रीक, रोमन का पड़ा था। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति का निर्माण किस कला शैली में माना जाता है? तो मथुरा कली शैली में माना जाता है। बौद्ध स्थापत्य में भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो वो विहार कहा जाता था। बौद्ध पूजा स्थल या प्रार्थना भवन को क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चैत्य। स्तूप के सबसे ऊपरी ऊपरी रखी वर्गाकार संरचना को क्या कहते हैं? जो पवित्रता का प्रतीक है। जो स्तूप के सबसे ऊपर होती है जो बनी होती है इसको हर्मिका कहते हैं। स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में जो रखी गई वर्गाकार की होती है आकृति इसको हर्मिका कहते हैं। ये अंड के ऊपर स्थित हर्मिका में बुद्ध शिशु के अवशेष रखे जाते थे हर्मिका में। सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में है इसका निर्माण मूलतः किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1833 में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित चित्रकला में मिलती है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती है। अजंता की 29वीं जो गुफाएं हैं मुख्य रूप से बौद्ध कला जातक कलाओं से संबंधित हैं। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी की प्रसिद्ध चित्र अंकित है? तो गुफा संख्या 16 में। तो मरणासन राजकुमारी जो है उनकी जो गुफा संख्या 16 है। क्या है? गुफा संख्या 16 है अजंता की गुफाओं में। अजंता की किस गुफा में चित्रशाला क्या चित्रशाला कहा जाता है जिसमें सर्वाधिक जातक चित्र हैं? तो गुफा संख्या 17 में। गुफा नंबर 17 में सर्वाधिक स्वच्छ जातक कथाएं और चित्र। 16 में बौद्ध रानी की बात की गई थी। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं बौद्ध गुफाएं किस संख्या से हैं? तो बौद्ध गुफाएं जो हैं वो 1 से 12 तक हैं और 13 से 19 तक हिंदू की हैं और 30 से 34 तक हमारे जैन गुफाएं हैं। तो 1 से 12 तक क्या है? बौद्ध। और 13 से 29 तक क्या है? हिंदू। और 30 से 34 तक क्या है? जैन गुफाएं हैं। अमरावती किस राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की अमरावती है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो पिछले सातवां जिले काल में विकसित हुआ था। नागा अर्जुन कोंडा बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बौद्ध विद्वान हेनसोंग ने किस विद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन एवं अध्यापन किया था? तो वो नालंदा में किया था। किसने? हेनसोंग के द्वारा नालंदा में किया गया था। हेनसोंग ने हर्षण काल में तमिल शीलवत के अधीन पड़े थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म वज्रयान तिब्बत में बौद्ध धर्म यानी वज्रयान का प्रचार करने वाले भारतीय विद्वान कौन थे? तो पद्म संभव गुरु ऋपेक्ष थे जो 8वीं शताब्दी में आए थे। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। तो ये हो गए हमारे टॉप 100 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिए। इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये पीडीएफ इतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।